तो आज हम उन सोर्सेस की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपने हमें भेजे। ये सभी सिगमंड फ्रॉइड की किताब द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ, कुछ विश्लेषण है, कुछ केस स्टडीज हैं। बिल्कुल। और जो सवाल है वो बहुत साफ था। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी भूलें, जैसे किसी का नाम याद ना आना या चाबियां रखकर भूल जाना, क्या ये सच में सिर्फ गलतियां हैं या जैसा फ्रॉइड कहते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के गहरे इशारे हैं? बिल्कुल। और यही सवाल तो फ्रॉइड के पूरे काम का आप कह सकती हैं दिल है। आपके भेजे सोर्सेज का सार यही है कि फ्रॉइड के लिए इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता। खासकर इंसानी व्यवहार में। हाँ, खासकर वहाँ उनका मानना था कि हमारी हर भूल, जुबान का हर फिसलना, उसके पीछे एक मकसद है एक दबी हुई इच्छा या कोई डर। जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हम्म तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये साधारण सी दिखने वाली हरकतें हमारे बारे में क्या असाधारण राज खोलती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सोर्सेज में सबसे ज्यादा जिक्र भूलने का है। क्योंकि हम सबके साथ होता है। हाँ बिल्कुल। एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए किसी का बहुत जरूरी जॉब इंटरव्यू है, सारी तैयारी हो गई, लेकिन आखिरी मिनट पर वो अपना रेज्यूमे ही घर भूल गया। अब इसे क्या कहेंगे? सिर्फ तनाव में हुई एक गलती? और यहीं पर फ्रॉइड का पहला बड़ा आइडिया सामने आता है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग? हाँ, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। फ्रॉइड कहते हैं कि भूलना कोई पैसिव प्रक्रिया नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हमारा दिमाग वो जानबूझकर उन यादों या चीजों को किनारे कर देता है जिनसे हमें कोई खतरा या दर्द या तनाव महसूस होता है। बिल्कुल। तो जब कोई रेज्यूमे भूलता है तो सवाल ये नहीं है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, बल्कि सवाल यह है कि उसका मन उसे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। सही। एक मिनट, ये आइडिया थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या इसका मतलब यह है कि हर बार जब हम चाबी भूलते हैं या किसी का जन्मदिन भूल जाते हैं तो उसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण होता है? या ये कभी-कभी सिर्फ एक गलती भी हो सकती है? सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और फ्रॉइड की थ्योरी की एक आम आलोचना भी है और आपके भेजे विश्लेषण में इस पर बात की गई है। अच्छा। देखिए, फ्रॉइड के कट्टर समर्थक तो कहेंगे कि हाँ, हर भूल के पीछे एक कारण है, लेकिन एक ज्यादा संतुलित नजरिया ये है कि हमें पैटर्न्स देखने चाहिए। पैटर्न? हाँ, अगर कोई एक बार चाबी भूलता है तो शायद वो बस थका हुआ था, लेकिन अगर कोई बार बार सिर्फ उन्हीं मौकों पर कोई जरूरी चीज भूलता है जहां उसे परफॉर्म करना है, जैसे इंटरव्यू या कोई मुश्किल बातचीत? हाँ, या किसी ऐसे रिश्तेदार के घर जाना जहां वो जाना नहीं चाहता, तब ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का एक मजबूत संकेत हो सकता है। अच्छा। इंटरव्यू वाले मामले में ये असफलता का गहरा डर हो सकता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और यही डर अवचेतन रूप से उस रिज्यूमे को पीछे छुड़वा देता है। जो उस असफलता का प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये पैटर्न पर ध्यान देने वाली बात है। तो ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग तो हुई छोटी-छोटी रोजमर्रा की चीजों के लिए। लेकिन सोर्सेज में एक और भारी शब्द का जिक्र है, रिप्रेशन, मतलब दमन। क्या ये उसी का एक ज्यादा गंभीर रूप है? हाँ, आप इसे ठीक वैसे ही समझ सकती हैं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग एक छोटी सी दीवार बनाने जैसा है। और रिप्रेशन? रिप्रेशन एक पूरी की पूरी याद को तहखाने में बंद करके ताला लगा देने जैसा है। बाप रे। इसमें हमारा मन किसी बहुत दर्दनाक याद को, जैसे बचपन का कोई ट्रॉमा या कोई गहरा अपराध बोध, चेतना से पूरी तरह बाहर धकेल देता है ताकि हम जी सकें। सोर्सेज में वो केस स्टडी बहुत असरदार थी। एक महिला जिसे तेज आवाज में बात करने वाले पुरुषों से पैनिक अटैक आता था। हाँ, और सालों तक उसे वजह ही समझ नहीं आई। थेरेपी में जाकर पता चला कि बचपन में उसके पिता नशे में उस पे बहुत चिल्लाते थे। तो उसके मन ने खुद को बचाने के लिए उन यादों को ही रिप्रेस कर दिया था, लेकिन उस चीख का डर वो उसके शरीर और मन में आज भी जिंदा था, जो किसी भी तेज आवाज से ट्रिगर हो जाता था। उसने याद तो भुला दी पर डर नहीं भुला पाई। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत गहरा है। मतलब मन हमें बचाने के लिए हमारी यादों को ही हमसे छिपा लेता है। अच्छा, तो ये तो हुई भूलने की बात, लेकिन कभी-कभी इसका ठीक उल्टा होता है ना। जब हम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जुबान फिसल जाती है। और वही सच बाहर आ जाता है। हाँ, जिसे फ्रॉइडियन स्लिप कहा गया है। बिल्कुल। और फ्रॉइड का तो मानना था कि जुबान का फिसलाना महज एक गलती नहीं होती। ये वो सच है जो बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। हाँ, उनका तर्क ये था कि हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड,
वो एक गेट कीपर की तरह है जो बुरी या गलत बातों को रोकता है। हाँ, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य विचारों और भावनाओं को। लेकिन जब ये गेटकीपर थका हुआ हो या विचलित हो, या कहीं और बिजी हो। ठीक तब अवचेतन मन में दबे हुए असली विचार, गुस्सा, इच्छाएं वो मौका देकर बाहर निकल आते हैं। सोर्सेज में वो क्लासिक उदाहरण था कि एक महिला अपने मंगेतर से बात करते हुए गलती से अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम ले लेती है। हाँ ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो जाती होगी। हाँ, और ये एक परफेक्ट उदाहरण है जिसे फ्रॉइड साइकोलॉजिकल लीकेज कहते हैं। साइकोलॉजिकल लीकेज। मतलब हो सकता है वो महिला चेतन रूप से अपने नए रिश्ते में पूरी तरह समर्पित हो, लेकिन अवचेतन में शायद वो अभी भी अपने पुराने रिश्ते को प्रोसेस कर रही है। या शायद दोनों की तुलना कर रही है। हो सकता है हम समाज और रिश्तों के दबाव में अपनी सच्ची भावनाओं को दबा देते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी बातें सोचना वो गलत है। सही बात है। लेकिन सच को ज्यादा दिन तक बांधकर नहीं रखा जा सकता, वो किसी न किसी लीक से बाहर आ ही जाता है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प उदाहरण एक आर्टिकल में था। एक व्यक्ति अपने गुस्सैल बॉस के बारे में बात करते हुए गलती से उन्हें मेरी पत्नी कह देता है। हाँ हाँ, तो आर्टिकल का विश्लेषण था कि ये दिखाता है कि उसके मन में बॉस और पत्नी दोनों की अथॉरिटी को लेकर एक जैसा भाव है। या तो डर का या झुंझलाहट का। हाँ, उसने अनजाने में दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। ये बहुत शानदार उदाहरण है, क्योंकि ये दिखाता है कि फ्रॉइडियन स्लिप सिर्फ दबी हुई इच्छाओं के बारे में नहीं है। अच्छा। ये हमारे दिमाग के छिपे हुए कनेक्शंस को भी उजागर करता है। हमारा दिमाग कैसे चीजों को जोड़ता है, किन दो लोगों या स्थितियों को एक जैसा मानता है, ये भी इन गलतियों से पता चलता है। वाह, ये हमारे अंदरूनी दुनिया का एक नक्शा बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन कभी-कभी हम अपने कामों से, अपने एक्शन से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे किसी जरूरी मीटिंग के दिन देर से उठना क्योंकि अलार्म लगाना भूल दे। या कोई ऐसी जरूरी चीज खो देना जिसके बिना काम ही न हो पाए। क्या ये भी इसी दायरे में आता है? हाँ, और इसे फ्रॉइड ने परप्रैक्सिस या गलत काम कहा। पर प्रैक्सिस। आम भाषा में फ्रॉइडियन स्लिप ऑफ एक्शन। यस। ये वो स्थिति है जब हम कोई काम गलती से करते हैं, लेकिन उस गलती के पीछे हमारा एक दबा हुआ इरादा होता है। मतलब हमारा अवचेतन मन या तो उस काम को करना ही नहीं चाहता, या उसके नतीजे से डरता है। या उसके प्रति मन में कोई गहरा विरोध होता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक कमाल का केस स्टडी एक आर्टिकल में था। एक महिला जो बार बार अपनी चाबियां घर पे भूल जाती थी। और इस वजह से उसके पति को उसे लेने आना पड़ता था और वो उस पर बहुत गुस्सा होता था। याद है वो वाला? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। फ्राइड का विश्लेषण था कि ये कोई साधारण भूल नहीं थी। ये कोई बुरी आदत नहीं थी। नहीं, फ्राइड ने तर्क दिया कि ये उस महिला का अपने कंट्रोलिंग पति के खिलाफ एक अवचेतन प्रतिशोध था। प्रतिशोध। हाँ, चेतन रूप से वो शायद कभी अपने पति का सामना नहीं कर पाती थी, लेकिन उसका अवचेतन मन चाबियां भुलवाकर उसे परेशान करता था, उसकी शक्ति को चुनौती देता और था। उनसे ये एहसास दिलाता था कि वो भी उस पर निर्भर है। ये एक तरह का पैसिव एग्रेसिव विद्रोह था, जो एक गलती के पर्दे के पीछे चल रहा था। ये तो खुद को धोखा देने जैसा है। हम सोचते हैं कि हम बस भुलक्कड़ हैं। लेकिन असल में हम एक छिपी हुई लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। और आपके भेजे सोर्सेज में से एक रिसर्च पेपर इसी बात को आज के दौर से जोड़ता है। सेल्फ सैबोटेज। हाँ, सेल्फ सैबोटेज या खुद का रास्ता रोकना। लोग अनजाने में जरूरी मीटिंग्स मिस कर देते हैं, प्रेजेंटेशन खराब कर देते या हैं। डेडलाइन चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अवचेतन में उन्हें सफलता के साथ आने वाले दबाव और जिम्मेदारियों का डर होता है। अच्छा, सफल होने का डर। सफल होने का मतलब है कि आपसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मन उन्हें उस खतरे से बचाने के लिए सफल होने ही नहीं देता। मतलब हम सिर्फ दूसरों से ही नहीं, बल्कि अपने ही एक हिस्से से लड़ रहे होते हैं। हाँ, और ये लड़ाई सपनों में भी चलती रहती है ना? हम्म। आपके भेजे मटेरियल में सपनों पर भी काफी जोर दिया गया है। फ्राइड ने तो सपनों को अवचेतन मन तक जाने वाली शाही सड़क कहा था। हाँ, क्योंकि फ्रॉइड का मानना था कि दिन में हमारा चेतन मन पहरा देता है, लेकिन रात में जब वो सो जाता है तो अवचेतन मन आजाद हो जाता है, और सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं, हमारे गहरे डरों और हमारे अनसुलझे ट्रॉमा को बाहर लाते हैं। लेकिन एक बहुत ही अजीब और सांकेतिक भाषा में। सपना कभी सीधे सीधे बात नहीं करता। कभी नहीं। वो इशारों में, प्रतीकों के जरिए बात करता है। जैसे वो क्लासिक सपने, ऊंचाई से गिरने का सपना, पब्लिक में खुद को बिना कपड़ों के पाना। सोर्सेज के हिसाब से इनका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, फ्रॉइडियन विश्लेषण में कोई एक तय मतलब नहीं होता, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा। लेकिन आमतौर पर ऊंचाई से गिरने का सपना अक्सर नियंत्रण खोने या असफलता के डर का प्रतीक हो सकता है। कि आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। कुछ वैसा ही। और
लोगों के बीच खुद को नग्न पाना। वो अक्सर शर्म, असुरक्षा या इस डर का संकेत हो सकता है कि आपका कोई राज खुल जाएगा। और लोग आपका असली चेहरा देख लेंगे। हाँ, सपने एक तरह से हमारे इमोशनल बैरोमीटर की तरह होते हैं। और ये सांकेतिक भाषा सिर्फ सपनों तक ही सीमित नहीं है ना? हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें भी तो कुछ कहती हैं। बिल्कुल। जैसे तनाव में कुछ लोग नाखून चबाते हैं, कोई पैर हिलाता रहता है। या मैं कभी-कभी बेचैनी में अपनी अंगूठी घुमाने लगता हूँ। ये सभी सांकेतिक व्यवहार के उदाहरण हैं। ये क्रियाएं अनजाने में होती हैं, लेकिन ये हमारी अंदरूनी बेचैनी के लिए एक आउटलेट का काम करती है। एक निकास का। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति जो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाता, वो शायद तनाव में आकर पेन तोड़ देता है। ये उस दबे हुए गुस्से का एक सांकेतिक विस्फोट है। बिल्कुल। बार-बार घड़ी देखना सिर्फ समय देखने के लिए नहीं, बल्कि शायद किसी आने वाली घटना की चिंता या जिंदगी में समय के निकलते जाने की बेचैनी का प्रतीक हो सकता है। हमारा अवचेतन मन हमें लगातार ऐसे छोटे-छोटे संकेत भेजता है। बस हम उन्हें पढ़ना नहीं जानते। तो इन सभी भूलों, सपनों, गलतियों और संकेतों को एक साथ रखकर देखें, तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब इन सब का मकसद क्या है? क्या हम बस अपने ही मन के गुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्राइड का नजरिया निराशावादी नहीं, बल्कि सशक्त बनाने वाला है। अच्छा। आपके भेजे हुए सोर्सेस का सार यही है कि ये सब हमारे लिए खुद को बेहतर ढंग से समझने का एक जरिया है। फ्राइड ने हमें सिर्फ एक आईना दिखाया है, उनका लक्ष्य इन लक्षणों को ठीक करना नहीं था। नहीं, बल्कि हमें अपने व्यवहार की जड़ों तक ले जाना था। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं या कोई चीज क्यों भूल रहे हैं, तो हम उस पैटर्न को बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। असली हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने अवचेतन को चेतन बनाते हैं। हाँ, जब हम अपनी दबी हुई भावनाओं को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? सोर्सेज में कुछ प्रैक्टिकल तरीकों का भी जिक्र है। हाँ, कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहला है अपनी भूलों और गलतियों के पैटर्न को पहचानना। एक डायरी या जर्नल रखना। हाँ, जिसमें आप ऐसी घटनाओं को नोट करें। क्या आप हमेशा किसी खास तरह के लोगों का नाम भूलते हैं? क्या आप हमेशा किसी खास तरह के काम को टालते हैं? दूसरा सुझाव है एक ड्रीम जर्नल बनाना। बिल्कुल। सुबह उठते ही अपने सपने को जैसा भी याद हो लिख लेना। समय के साथ आपको कुछ थीम या प्रतीक बार-बार नजर आने लगेंगे। जो आपके मन की स्थिति के बारे में कुछ बताएंगे। सही? और एक तीसरा सुझाव मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हर गलती के बाद खुद से एक सवाल पूछना। क्या इस गलती का कोई छिपा हुआ फायदा था? या क्या मैं सच में इसे करना या भूलना चाहता था? बिल्कुल। ये खुद से ईमानदारी बरतने की प्रक्रिया है। ये अपनी परछाइयों से मिलने जैसा है, अपने उन हिस्सों का सामना करना जिन्हें हम छिपाते आए हैं। ये आसान नहीं है। नहीं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। लेकिन जब हम इन संकेतों को समझने लगते हैं, तो हम अपने जीवन के ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। हम फिर ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा हो गया। बल्कि हम ये समझने लगते हैं कि मैंने अनजाने में ऐसा क्यों होने दिया। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी, साधारण समझी जाने वाली भूलों में ही हमारे सबसे बड़े और गहरे सच छिपे हो सकते हैं। जुबान का फिसलना हो, कोई भूली हुई याद हो या कोई खोई हुई चीज, ये सब हमारे अवचेतन मन की वो कहानी कह रहे हैं जिसे सुनने की हमें जरूरत है। और अंत में सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो आपके भेजे एक आर्टिकल के निष्कर्ष से प्रेरित है। अगर हमारी छोटी छोटी गलतियां और भूलें हमारे उस अनकहे सच को उजागर करती हैं, जिसे हम दुनिया से और खुद से भी दबाने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा असली व्यक्तित्व वो है जिसे हम छिपाते हैं, न कि वो जिसे हम रोज दुनिया को दिखाते हैं?